India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं ज़ायरा। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ज्ञानवापी केस की सुनवाई पहले निचली अदालत में होगी, फिर हम सुनवाई करेंगे। शिवलिंग के कार्बन डेटिंग पर भी पहले निचली अदालत में पूरी होगी सुनवाई। अक्टूबर के पहले सप्ताह के लिए सुनवाई स्थगित। हेट स्पीच मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को किया नोटिस जारी। नफरती बयानबाजी रोकने की पहल पर की जानकारी तलब। 3 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश। गरीबों और प्रवासी मजदूरों की भुखमरी से मौत पर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट। कहा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बावजूद भुखमरी क्यों, सरकार करे भोजन मुहैया कराने की कोशिश। सुप्रीम कोर्ट ने दी लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली अविवाहिता को 24 सप्ताह के गर्भपात की अनुमति। कहा, अगर जान का खतरा नहीं तो होगा गर्भपात। एम्स करेगा मेडिकल बोर्ड का गठन। India Legal presents Courts Roundup. वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में अब सुप्रीम कोर्ट अक्टूबर महीने के अगले हफ्ते में सुनवाई करेगा। आज हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि अभी उस मामले में निचली अदालत में सुनवाई चल रही है और इसीलिए इस पर हम अभी सुनवाई नहीं करेंगे। जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस नरसिम्हा की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग के कार्बन डेटिंग और जीपीआरएस की मांग वाली याचिका को भी पहले निचली अदालत ही तय करेगा। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट में शिवलिंग की पूजा की अनुमति वाली याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस पीएल नरसिम्हा की बेंच ने सुनवाई की। कोर्ट में मस्जिद कमेटी की तरफ से बताया गया कि रूल 7/11 के तहत निचली अदालत में बहस चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद पक्ष को कहा कि निचली कोर्ट का आदेश आने दीजिए, आपके कानूनी रास्ते को हम खुला रखेंगे। मान लीजिए अगर निचली अदालत का फैसला आपके खिलाफ जाता है तो फिर आपके पास कानूनी विकल्प हैं। देखिए, आज की हेयरिंग में जो मुस्लिम पक्ष की याचिका थी, जिसमें ये मांग की गई थी कि भाई पहले जो कमीशन अपॉइंट करने का ऑर्डर है वही इटसेल्फ इलीगल है, तो उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग डेफर कर दी है अक्टूबर तक। और माननीय जो आज डिस्कशन हुआ उसमें यही बात निकल के आई कि जब तक ट्रायल कोर्ट ऑर्डर 7 रूल 11 को डिसाइड नहीं कर देता है, मेंटेनेबिलिटी के इश्यू को डिसाइड नहीं कर देता है, तब तक अभी इस मामले को नहीं सुना जाएगा और इसीलिए अभी इस मामले की अगली सुनवाई अक्टूबर में होगी। और हमने जो याचिका डाली थी कार्बन डेटिंग के लिए और जो व्यास परिवार की तरफ से याचिका डाली गई थी, वो दोनों पिटिशन भी विड्रॉ कर ली है और सुप्रीम कोर्ट ने परमिट किया कि ये सारी बातें आप ट्रायल कोर्ट के सामने रेज कर सकते हैं। पीठ ने मस्जिद कमेटी द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को अक्टूबर के पहले सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दिया, जिसमें मस्जिद के कमीशन सर्वेक्षण के सिविल कोर्ट के आदेशों को चुनौती दी गई है। सुनवाई के दौरान अहमदी मस्जिद कमेटी की तरफ से अधिवक्ता हुजैफा अहमदी ने सर्वे कमीशन को नियुक्ति को लेकर भी बहस की। इस दौरान उन्होंने कोर्ट से कहा कि इस मामले में कमिश्नर की नियुक्ति सही नहीं है, ये कमिश्नर की नियुक्ति का मामला नहीं है। हाईकोर्ट का आदेश कमिश्नर की नियुक्ति का सही नहीं था। हिंदू पक्षकारों के सीएस वैद्यनाथन ने कहा कि वहां अभी ये मसला ही नहीं है, इनको कमिश्नर की नियुक्ति के कोर्ट के अधिकार को चुनौती देने का अधिकार नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम मस्जिद पक्ष की याचिका का निस्तारण नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले ऑर्डर 7 रूल 11 पर निचली अदालत को फैसला करने दिया जाए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम निचली अदालत को निर्देश जारी करते हैं कि वो प्राथमिकता पर सुनवाई पूरी कर निर्णय ले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम निचली अदालत को कहेंगे कि सुनवाई के दौरान वो हाई कोर्ट के आदेश से बिना प्रभावित मामले की सुनवाई करे। कोर्ट में अब अक्टूबर में इस मामले की सुनवाई की जाएगी।
अदालत ने 2 रिट याचिकाओं पर विचार करने से भी इनकार कर दिया, जो सर्वेक्षण के दौरान मस्जिद में पाए जाने वाले शिवलिंग की पूजा करने के अधिकार की मांग करते हुए दायर की गई थी और कार्बन डेटिंग और जीपीएस सर्वेक्षण की मांग कर रही थी। अदालत ने कहा कि इस तरह के मुद्दों को सूट में ही उठाया जाना चाहिए। कानून के तहत उपलक्ष्य अन्य उपायों को आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता के साथ याचिकाओं को वापस ले लिया गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में दायर दूसरी अर्जी पर सुनवाई की, जिसमें पूजा करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने कहा कि वो सावन के महीने में ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी सूट लंबित है, हम ऐसे में कैसे आपको सुने, आप अपनी याचिका को वापस लें। सुप्रीम कोर्ट अक्टूबर में अब मामले की सुनवाई करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं हरियाणा के डीएसपी सुरेंद्र सिंह की अवैध खनन का निरीक्षण करने के दौरान डंपर ट्रक से कुचलकर हत्या मामले को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया। सीनियर एडवोकेट एडीएन राव ने इस मामले का उल्लेख जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष किया, जो क्षेत्र में खनन कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। एडवोकेट एडीएन राव को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली पहाड़ियों में अवैध खनन से संबंधित मामले में अमिकस क्यूरी के रूप में नियुक्त किया गया है। अमिकस क्यूरी ने पीठ से क्षेत्र में अवैध खनन पर राज्य सरकार से की गई कार्रवाई रिपोर्ट मांगने का अनुरोध किया। पीठ अनुरोध पर विचार करने के लिए सहमत हुई। 19 जुलाई को डीएसपी सुरेंद्र सिंह को ट्रक ने कुचल दिया था, जिसे उन्होंने अवैध रूप से खनन किए गए पत्थरों को ले जाने की सूचना मिलने पर रोकने की कोशिश की थी। हरियाणा सरकार ने घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट किया है, हरियाणा सरकार ने मेवात में खदान माफिया द्वारा डीएसपी की मौत और उस क्षेत्र में अवैध खनन की अन्य सभी परिस्थितियों की न्यायिक जांच कराने का फैसला किया है। गृह मंत्री ने कल रात ट्वीट कर बताया कि ट्रक चालक को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया गया है। नफरत फैलाने वाले भाषण और अफवाह फैलाने वाले बयान पोस्ट करने को अपराध बताने और इसके लिए सजा तय करने पर कानून बनाए जाने की मांग के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर केंद्र और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर 3 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट 6 हफ्ते बाद इस मामले में अगली सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि वो राज्यवार ब्यौरा दे और भड़काऊ बयानबाजी को रोकने के लिए राज्यों की ओर से क्या कदम उठाए गए हैं, ये बताए। कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि किन किन राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2018 में राज्यों को भड़काऊ भाषण देने के लिए जरूरी कदम उठाने के आदेश पर अमल किया है और किन राज्यों ने नहीं, साथ ही किन राज्यों ने इसके लिए आधे अधूरे कदम उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि तमाम राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हमारे 2018 के आदेश से बंधे हुए हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को भड़काऊ भाषण रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा था। आज अश्विनी उपाध्याय की ओर से दाखिल याचिका में इस याचिका में निर्वाचन आयोग को भी पक्षकार बनाए जाने की गुहार लगाते हुए कहा कि चुनाव के दौरान हेट स्पीच और राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक मामलों को लेकर अफवाह फैलाने की घटनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसीलिए आयोग को भी इस मामले में कड़े कदम उठाने जरूरी होंगे। दरअसल नफरत फैलाने वाले भाषण, अफवाह फैलाने वाले बयान, पोस्ट या कोशिश करने को अपराध बताने और इसके लिए सजा तय करने पर कानून बनाए जाने की गुहार वाली याचिका के साथ इस विषय से संबंधित कई अन्य याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन में रहते हुए अविवाहित महिला को गर्भपात की अनुमति देते हुए कहा है कि केवल इसीलिए कि महिला अविवाहित है, गर्भपात से इनकार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने एम्स दिल्ली निदेशक को एमटीपी अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक मेडिकल बोर्ड का गठन करने का आदेश दिया है, जो ये तय करेगा कि गर्भपात से महिला की जान को खतरा तो नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि अधिनियम में संशोधन अविवाहित महिला को भी कवर करता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अविवाहित महिला को लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए 24 सप्ताह की गर्भ को गर्भपात करने की अनुमति देने के लिए एक अंतरिम आदेश पारित किया है। कोर्ट ने आदेश दिया कि एम्स दिल्ली द्वारा गठित एक मेडिकल बोर्ड के अधीन ये निष्कर्ष निकाला जाए कि क्या महिला के जीवन को जोखिम में डाले बिना गर्भपात किया जा सकता है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स के प्रावधानों पर अनावश्यक रूप से प्रतिबंधात्मक रुख अपनाया। ये देखते हुए कि 2021 के संशोधन के बाद मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट धारा 3 के स्पष्टीकरण में पति की बजाय पार्टनर शब्द का उपयोग करता है। कोर्ट ने कहा कि ये अधिनियम के तहत अविवाहित महिला को कवर करने के विधायी इरादे को दर्शाता है। बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता को अवांछित गर्भधारण की अनुमति देना कानून के उद्देश्य और भावना के विपरीत होगा।
पीठ एक 25 वर्षीय अविवाहित महिला की याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें 23 सप्ताह और 5 दिनों के गर्भ को समाप्त करने की मांग की गई थी। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने 25 वर्षीय अविवाहित महिला को 23 सप्ताह और 5 दिनों की गर्भावस्था को समाप्त करने की मांग करने वाली अंतरिम राहत से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि सहमति से गर्भवती होने वाली अविवाहित महिला स्पष्ट रूप से मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स 2003 के तहत इस तरह की श्रेणी में नहीं आती है। सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए। एम्स दिल्ली निदेशक 22 जुलाई के दौरान MTP अधिनियम की धारा 3(2)D के प्रावधानों के तहत एक मेडिकल बोर्ड का गठन करेंगे। यदि मेडिकल बोर्ड ये निष्कर्ष निकालता है कि याचिकाकर्ता के जीवन को कोई खतरा नहीं है, तो गर्भपात कराया जा सकता है। एम्स याचिका के अनुसार गर्भपात करेगा। प्रक्रिया पूरी होने के बाद कोर्ट को रिपोर्ट पेश की जाएगी। कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर विधायी व्याख्या पर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी की मदद मांगी है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी है और उसके माता पिता किसान हैं। उसने आगे कहा कि आजीविका के स्रोत के अभाव में वह बच्चे की परवरिश और पालन पोषण करने में असमर्थ होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। BCCI प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के कार्यकाल को बढ़ाने और बोर्ड के संविधान के नियमों में संशोधन की मांग मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। आज सुप्रीम कोर्ट ने BCCI के नियमों में संशोधन के लिए दाखिल याचिकाओं पर एक एमिकस क्यूरी नियुक्त किया। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह को एमिकस नियुक्त करते हुए कहा कि हमें इस मामले में आदेश पारित करने के लिए एमिकस क्यूरी की जरूरत होगी। कोर्ट इस मामले पर 28 जुलाई को सुनवाई करेगा। इस मामले में BCCI की तरफ से प्राधिकरण के नियमों में संशोधन के संबंध में 2019 में दाखिल की गई थी, जो पिछले 2 साल से लंबित है। BCCI ने अपनी याचिका में BCCI के अध्यक्ष, सचिव और अन्य पदाधिकारियों के लिए कूलिंग ऑफ अवधि से संबंधित नियमों को बदलने की अनुमति दिए जाने की मांग की है। BCCI ने सौरव गांगुली, जय शाह को पद पर बने रहने की अनुमति देने के लिए नियमों में संशोधन की याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई की मांग की थी। BCCI ने अपने प्रस्तावित संशोधन में अपने पदाधिकारियों के लिए ब्रेक के समय को खत्म करने की स्वीकृति देने की मांग की है, जिससे कि BCCI अध्यक्ष गांगुली और सचिव शाह संबंधित राज्य क्रिकेट संघों में 6 साल पूरे करने के बावजूद अपने पदों पर बने रह पाएंगे। उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकृत BCCI के संविधान के अनुसार अगर कोई पदाधिकारी राज्य क्रिकेट संघ या BCCI में 3 साल के लगातार 2 कार्यकाल पूरे करता है, तो उसे 3 साल का अनिवार्य ब्रेक लेना होगा। गांगुली बंगाल क्रिकेट संघ जबकि शाह गुजरात क्रिकेट संघ के पदाधिकारी थे। वहीं तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले में हुई छात्रा की मौत और हिंसा के मामले में दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया। दरअसल निजी स्कूल में मृत पाई गई 12वीं कक्षा की एक लड़की के पिता की मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इस मामले में मद्रास हाई कोर्ट द्वारा फिर से पोस्टमार्टम के लिए 4 डॉक्टरों की टीम गठित करने का आदेश दिया है। मृतका के पिता ने याचिका दाखिल कर हाईकोर्ट के आदेश में संशोधन की मांग की है। मद्रास हाईकोर्ट ने पोस्टमार्टम करने के लिए एक टीम गठित करने के लिए 4 विशेषज्ञ डॉक्टर्स के नाम भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मद्रास हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों की इस तरह की अप्राकृतिक मौत के मामले में CBCID से जांच कराई जानी चाहिए। कोर्ट ने साफ तौर पर यह भी कहा था कि पोस्टमार्टम के लिए भी 3 डॉक्टर्स की टीम गठित की जानी चाहिए और वीडियो रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। पीड़िता के पिता की सुप्रीम कोर्ट से मांग है कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों की टीम में उनके परिचित डॉक्टर को भी शामिल किया जाए। दरअसल कल्लाकुरिची के एक निजी स्कूल में 12वीं कक्षा की छात्रा का शव मिला था। मद्रास हाईकोर्ट ने मृत पाई गई लड़की के शव का फिर से पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया था। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक को हिंसा के वीडियो के आधार पर दोषियों की पहचान करने के लिए एक विशेष टीम बनाने का भी निर्देश दिया था। कोविड के दौरान प्रवासी मजदूरों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए स्वतः संज्ञान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ही अहम टिप्पणी की है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बावजूद लोग अभी भी भूख से मर रहे हैं। सरकारी दावों के बावजूद लोग भूखे मर रहे हैं। सरकार सुझाव दे कि प्रवासी मजदूरों को राशन और कार्ड दोनों कैसे मिले, ये चिंता का विषय है। जबकि कई बार कहा गया है कि देश में कोई भी नागरिक भूख से ना मरे। केंद्र और राज्य सरकारों को नागरिकों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए हर संभव उपाय करना चाहिए और पीड़ित नागरिक राहत के लिए सरकार तक नहीं पहुंच पा रहा है तो सरकार को अपनी योजनाओं का फायदा पहुंचाने के लिए नागरिकों तक पहुंचना चाहिए। प्यासा कुएं के पास जाने में सक्षम ना हो तो कुआं ही प्यासे
तक पहुंचे। सरकार इस विचार को हकीकत की जमीन पर उतारने के लिए उपाय करे। कोर्ट ने कहा कि सभी प्रवासी कामगारों को रियायती खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए राशन कार्ड दिए जाने चाहिए। इसे कैसे लागू किया जाए, इस पर कोर्ट ने केंद्र से सुझाव मांगा है। प्रवासी कामगारों की समस्या पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की पीठ ने ये टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि कल्याणकारी राज्य होने के नाते हमारे देश में दो व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण हैं, किसान और प्रवासी मजदूर। प्रवासी मजदूर देश के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं, उन्हें कतई नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जस्टिस शाह ने सभी प्रवासी कामगारों को रियायती दर पर खाद्यान्न मिले, इसके लिए उनको राशन कार्ड दिए जाने की बात कहते हुए केंद्र से सुझाव देने का निर्देश दिया कि केंद्र ये बताए कि आखिर ये कैसे लागू किया जाए। वहीं एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने जस्टिस शाह की बेंच को बताया कि हमने पंजीकरण के मामले में सभी कदम उठाए हैं। वीडियो कॉलिंग सुविधा के लिए पत्रकार गौतम नवलखा की याचिका का विरोध करते हुए महाराष्ट्र राज्य के जेल विभाग ने बॉम्बे हाईकोर्ट को सूचित किया कि यूएपीए मकोका देशद्रोह और नक्सलवाद के तहत आतंक से संबंधित अपराधों के तहत कैद विचाराधीन कैदी के लिए नियमित टेलीफोन कॉल सुविधा उपलब्ध नहीं है। हालांकि आरोपी पत्र लिखना जारी रख सकता है और परिवार के सदस्यों और कानूनी सलाहकार से शारीरिक रूप से मिल सकता है। इसके अलावा मौत की सजा पाने वाले कुछ अपराधी अपने परिवार के सदस्यों से बात करने के लिए कॉइन बॉक्स सुविधा का भी उपयोग कर सकते हैं। हालांकि आतंकवाद से संबंधित अपराधों के दोषी लोग इन सुविधाओं का लाभ नहीं उठा सकते हैं। महानिरीक्षक के सर्कुलर में कहा गया है कि इन कॉलों को महीने में 2 बार 10 मिनट के लिए अनुमति दी जाती है। भीमा कोरेगांव एल्गार परिषद मामले में कैद प्रतिबंधित माकपा से संबंध रखने के 70 वर्षीय आरोपी की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस नितिन जामदार ने की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष ये सर्कुलर पेश किया गया। नवलखा ने महामारी के दौरान सभी जेल कैदियों को प्रदान की जाने वाली वीडियो कॉलिंग सुविधा को फिर से शुरू करने की मांग की है। वह दिल्ली में रहने वाली अपनी साथी सहबा हुसैन का वीडियो कॉल करना चाहता है और सप्ताह में 2 बार 15 मिनट के लिए उससे बात करना चाहता है। नवलखा ने कहा कि उन्होंने अपने खिलाफ एक भी शिकायत के बिना 1 साल तक इस सुविधा का इस्तेमाल किया। हालांकि राज्य द्वारा इस साल की शुरुआत में जारी किए गए नए सर्कुलर को प्रस्तुत करने के बाद नवलखा के वकीलों युग मोहित चौधरी और पयोशी रॉय ने कहा कि महामारी के दौरान सुविधा की अनुमति दी जा रही थी। इसके बाद मामले को आगे के विचार के लिए 2 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सभी दोषियों के लिए कॉलिंग सुविधाओं की समान राहत की मांग करने वाली एक जनहित याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की पीठ के समक्ष लंबित है। और इसी के साथ कोर्ट्स राउंडअप में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.